हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को जब अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका गरीब परिवार में जन्म हुआ है तो उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन आप गरीब मरोगे तो उस पर आपका पूरा नियंत्रण है। तो इसलिए आपको जी जान लगा करके तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पुलिस के पेपर लगे थे 2024 के अंतर्गत। 4 शिफ्टों में पेपर लगे थे आपके, जिनके अंतर्गत हम 3 शिफ्टों के पेपरों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें तीनों पेपर आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आज हम उसी का चौथे पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और ये पुलिस का 2024 में जो पेपर लगा था उसका चौथी शिफ्ट का पेपर है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट से लेके जो अपन के मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा अपन के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासों के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं जो राजस्थान जीके इंडिया के कुछ जीके के क्वेश्चन थे और इसके अलावा करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, जो रिपीटेशन होने के इनके पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनका पैटर्न होता है ना, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है तो उनके लिए तो देखना इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन जो बच्चे के आगामी सीईटी की एग्जाम देने वाले हैं, इसके अलावा आगामी टाइम में पुलिस की एग्जाम देने वाले हैं, आगामी टाइम में जितनी भी राजस्थान के अंदर एग्जाम लगनी है, उनके लिए यह है क्या, मार्गदर्शन का कार्य करेगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितना किस चीज को कितना पढ़ने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपन इस पेपर के अंतर्गत पहला क्वेश्चन 61 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले कंप्यूटर के थे और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। जीके का क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को, किसको, अलास्का को कहां से खरीदा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो अलास्का को खरीदा गया था, तो वो कहां से खरीदा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो अमेरिका के द्वारा वो खरीदा गया रूस से। कहां से खरीदा गया था, रूस से खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिसका नाम है सोलंगा राष्ट्रीय उद्यान, किस देश में स्थित है। तो सोलांगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस देश में स्थित है और वो किस देश के अंतर्गत रहने वाला है, तो वो हो जाएगा DR कांगो के। किसके अंतर्गत स्थित है, DR कांगो के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, जब पृथ्वी के वायुमंडल में गैस सूर्य की ऊर्जा को रोकती है तो उस प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल में क्या है, जो गैस क्या करती है, सूर्य की जो ऊर्जा है ना, उसको रोकती है। तो वो यह जो प्राकृतिक प्रक्रिया है एक प्रकार से, तो इसको अपन क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अपन क्या, तो इसे कहने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो कब से कब तक चला गया था। तो अपन बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई कब से थी। पहली बात तो ये बात करते हैं, तो वो हुई थी शुरुआत 1914 से। कब हुई थी, 1914 ईस्वी से हुई थी। और ये चला कब था, तो 1914 से लेकर के और 1918 तक। कब तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था। नेक्स्ट हो जाएगा, ओजोन परत सूर्य से हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो सूर्य से जो कौन सी हानिकारक जो किरण आती है, जिनसे क्या है, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, तो उनको अपन कौन सी किरणें कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य से आती है हानिकारक किरणें, तो उनको बोलते हैं अपन अल्ट्रावायलेट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है सूर्य से, तो उनसे क्या है, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। और प्रेजेंट टाइम में ओजोन परत में क्या हो चुका है, छिद्र हो चुका है। वो किस वजह से हो चुका है, क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, ये है अपन के फ्रिज, AC, कूलर, इनसे क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में गैस बनती है और यह गैस ओजोन परत को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, उसको क्या है, नष्ट कर रही है। तो नेक्स्ट अपन बात करें कि कौन सा देश साउथ अफ्रीका के चारों ओर से घिरा हुआ है। तो साउथ अफ्रीका के द्वारा कौन सा देश घेरा गया है चारों तरफ से। ठीक है, तो क्योंकि जैसे कोई कंट्री है तो उसके चारों ओर कौन सा देश है, साउथ अफ्रीका की तरफ। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के द्वारा चारों ओर से घेरा गया कंट्री है, वह कौन सा हो जाएगा, तो वो रहने वाला आपका कौन सा, लिसोटो। कौन सा हो जाएगा, लिसोटो है, वो रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, ब्लैक
गोल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया गया है? तो ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? ब्लैक मतलब होता है काला सोना। तो काला सोना किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोयले को। किसको कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है काला सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा प्रसिद्ध प्राचीन मिस्र के तो प्रसिद्ध प्राचीन जो मिस्र के मकबरे पिरामिडों को किस प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया है? तो पिरामिड बने हुए हैं जो किस देश में बने हुए हैं? मिस्र के अंतर्गत बना हुआ है पिरामिड, और ये बड़ा फेमस पिरामिड है। तो यह किसके प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया है, मतलब किसके जैसे दिखाई देता है यह है? तो ये दिखाई देता है सूर्य की किरणों के समान। किसके समान? सूर्य की किरणों के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है? तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी रेबीज। क्या है? रेबीज। रेबीज की जो बीमारी है ये कुत्ते के काटने से होती है। और कुत्ते के काटने का जो अपन टीका की बात करें तो लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, रेबीज का टीका। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का दिए गए निम्न में से कौन सा तत्व सूर्य में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है? तो सूर्य के अंतर्गत सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है? तो वो हो जाएगा अपन के हाइड्रोजन हीलियम। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी जो 2024 का पेपर है उसके अंतर्गत भी पूछा गया, जो मैंने सॉल्व करा दिया आपको, उनके अंतर्गत भी क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन बल वही सेम टू सेम, सब क्वेश्चन चारों पेपर में सेम है। मैंने चारों पेपर को सॉल्व कराया है, मैंने अच्छे तरीके से विश्लेषण किया उनका। तो क्या है, क्वेश्चन को बस ऐसे पूछा गया है जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे अपन को जयपुर जाना है, बात कर रही है पहले क्वेश्चन कर ली जयपुर की, तो जयपुर जाते टाइम हमें फिर बढ़ गया दौसा, तो दूसरे पेपर में दौसा पूछ लिया आपसे। जयपुर जाते समय आपको क्या है, उसके पास में क्या बीसलपुर बांध बना हुआ है टोंक के अंदर का, तो उसके टोंक की बात कर ली आपसे। ठीक है, लेकिन इर्द गिर्द मतलब क्वेश्चन वहीं से बने हैं, सेम टू सेम। करंट अफेयर के अंतर्गत देखोगे आप तो बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा अंतर मिलेगा। हीलियम गैस के लिए गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन ढंग से भी पढ़ना, सत्य नहीं है हीलियम गैस के बारे में। तो सत्य कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा यह क्या है, विषाक्त है। क्या है? विषाक्त है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, हमारे गुर्दों के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? तो गुर्दे होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों के गुर्दे होते हैं, तो उनके अपने कौन सी ग्रंथि पाई जाती है उनके अंतर्गत? तो उनके ऊपर पाई जाती है, वो पाई जाती है अधिवृक्क। क्या पाए जाते हैं? अधिवृक्क पाए जाते हैं फेफड़ों गुर्दों के ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, क्वार्टरजाइट एक धातु है जो खालिस्तान और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो क्वार्टरजाइट है, ये क्या है, एक प्रकार से पहली बात तो धातु है, और किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? ऑक्सीजन। इसके अलावा और कौन सी चीज है जिससे मिलकर के बना है? तो वो हो जाएगी सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है क्वार्टरजाइट। नेक्स्ट हो जाएगा, सफाई के दौरान साबुन की अणुओं के द्वारा निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सफाई करते समय जो साबुन के अणुओं से क्या है निर्माण किया गया है जिस संरचना का, उसको अपन क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अपन कौन सा? मिसेल्स। क्या बोलते हैं? मिसेल्स कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा मानव श्वास लेता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा मानव सांस लेता है उसे बोलते हैं अपन क्या? तो उसे बोलते हैं अपन श्वसन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण पहली बात तो होता किसमें है? तो ये होता है पेड़ पौधों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है? पेड़ पौधों के अंतर्गत होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट हो जाएगा, रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र का कहलाता है। तो रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपन का कौन सा? तो वो हो जाएगा रिपगेनोमीटर। रिपगेनोमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, रिपगेनोमेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपन का। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, थर्मामीटर होता है एक टेम्परेचर नापने का, क्या होता है? थर्मामीटर होता है। ठीक है, और अपन बात करें तो ये होता है ना, क्या नाम है इसका, बीपी नापने का वो यंत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? आपको पता हो तो बीपी नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो बीपी नापने का कुछ नहीं होगा, यही होगा रेफगेनोमीटर। ठीक है, तो आपको क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि बीपी तो ब्लड प्रेशर नापते हैं अपन, और ब्लड प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा आप कुछ और बताओगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया, फिर बाद में मेरे को भी ध्यान नहीं रहता बताने का। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में फंसे व्यक्ति के
व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र बनाने का आदेश दिया है। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग्य के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था? तो किस अधिकार से संबंधित है यह, जिसके अंतर्गत वैवाहिक जो मुकदमे होते हैं और वैवाहिक मुकदमे में जो व्यक्ति फंसा होता है, जैसे कि हम दहेज प्रथा का मुकदमा लगा दिया या फिर पति पत्नी में नहीं बन रही उसके लिए मुकदमा लगा दिया, तो इसके लिए क्या है, निजी व्यक्तिगत विवरणों को क्या है, हटा दिया गया है अभी प्रेजेंट टाइम में। क्या अपन को व्यक्तिगत विवरणों के बारे में क्या है, ज्यादा जरूरत नहीं होगी कोर्ट को। तो यह किसके अंतर्गत आता है, कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह आता है भूल जाने का अधिकार। किसके अंतर्गत आता है, भूल जाने के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार बजट प्रणाली कब लागू की गई थी? तो बजट प्रणाली की बात करें, हमारे इस चैनल पर हमने बजट की स्पेशल आपको एक क्लास भी डाल रखी है, जो कि बजट वर्ल्ड के अंतर्गत, जिस पे लिख रहा है राजस्थान बजट 2024, लेकिन उसके अंतर्गत हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं कि सर्वप्रथम बार विश्व के अंतर्गत कहाँ से आया और बजट शब्द कैसे आया, इसका पहली बार भारत में बजट किसने पेश किया था, ठीक है, वो सारी चीजें उसके अंतर्गत छोटी छोटी चीजें पूरी डिस्कस की हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप देख लीजिए क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो भारत में पहली बार बजट प्रणाली कब लागू की गई थी? तो भारत में बजट प्रणाली लागू की गई थी 1860 में। कब की गई थी? 1860 में की गई थी बजट प्रणाली। और जो भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था ना, वो किसके द्वारा किया गया था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो वो किया गया था किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो भारत में सर्वप्रथम बजट जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था 1860 ईस्वी में। और बजट प्रणाली का जनक आपसे पूछ ले तो वो कौन होने वाले हैं, लॉर्ड कैनिंग। बजट प्रणाली के जनक कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें बजट प्रणाली के जनक आपसे पूछ ले, बजट प्रणाली के जनक तो ये है भारत के लॉर्ड कैनिंग। तो इसके अलावा अपन वर्ल्ड की बात करें, सर्वप्रथम जनक किसको कहा जाता है बजट प्रणाली का, वो कहा जाता है रॉबर्ट बॉलपोर्ट को। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट बॉलपोर्ट को कहा जाता है, रॉबर्ट बॉलपोर्ट। तो इसे क्या कहा जाता है, बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है वर्ल्ड के अनुसार। अपने भारत के अनुसार बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत में बजट प्रणाली का जनक, ठीक है। इसके अलावा आपसे बात करें कि बजट है, इसको रेल बजट से कब आम बजट को बोलते नॉर्मली बोलचाल में, तो और आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था 1924 ईस्वी में एक वर्ग कमेटी के सुझाव पर इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट सन्मुख चेट्टी ने किया गया था, मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, सन्मुख चेट्टी के द्वारा किया गया था 19 नवंबर 1947 को। ये सारी चीजें हमने उसके अंदर डिस्कस की है स्पेशल आपके बजट के अंतर्गत, ठीक है। तो वो आपको वीडियो जरूर जाकर देखना जिस पर लिख रहा है राजस्थान बजट 2024, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के अंदर का जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। कब हुई थी, 1920 ईस्वी में हुई थी। रोलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 के अंतर्गत आया था रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, फिनाइल के उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एल्काइलाइजिम वेंजियम क्या हो जाएगा, एल्का इल्वेंजियम एल्वेंजिन का नाम बताइए। तो एल्का एल्वेंजियन, तो थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा है मेरे को, बोला नहीं आ रहा है, का नाम बताइए। तो आपका इसका नाम क्या रहने वाला है, तो वो हो जाएगा अपन का क्यूमीन। क्या हो जाएगा, क्यूमीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दुनिया का सबसे गहरा खदान कहां पर है? खदान किसको बोलते हैं अपन, ये जब अपन क्या है, जो क्या है जमीन के अंतर्गत जो संसाधन धसे हुए हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पत्थर, लोहो, अयस्क और उनको, ठीक है, तो इनको अपन खोद करके जो क्या है वहां से निकालते हैं, तो उसकी खुदाई की जाती है। तो खुदाई करके के जो स्थान अपन बनता है ना, खोदने के पश्चात जो बनता है तो उसे बोलते हैं खदान, ठीक है, जहां से कुछ चीजें खोद कर निकाली गई हैं। तो दुनिया की सबसे गहरी खदान कहां पर स्थित है? तो दुनिया की सबसे गहरी खदान हो जाएगी अपन के दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पर हो जाएगी, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत रहने वाली है। नेक्स्ट हो जाएगा 5 अप्रैल 2022 को कौन सा व्यक्ति है जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कब का पूछा है, 5 अप्रैल 2022 का आपसे। तो ठीक है, करंट अफेयर यहाँ के अंतर्गत देखोगे तो ये नहीं कि जस्ट आपसे ये 23 का 22 का पूछ लिया हो, 23-22 के अलावा आपसे 2018 तक का, 17 तक, 16 तक का आपसे करंट अफेयर पूछा गया है पिछले पेपरों में, जो 3 पेपर सॉल्व करा दिए उनके अंतर्गत, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2022 को कौन सा व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग आरपीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है कौन सा, तो वो हो जाएगा अपन का मनोज सोनी। कौन किया गया है, मनोज सोनी। भारत का सबसे पुराना रेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना रेल क्षेत्र हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का डिगबोई। कौन हो जाएगा, डिगबोई है, ये भारत का सबसे पुराना रेल क्षेत्र है।
तेल क्षेत्र है, रेल नहीं होगा। अपन जैसे अभी मेरे से मिस्टेक तो वही नहीं, तेल रेल पढ़ लिया मैंने, तो ये हो जाएगा तेल क्षेत्र। तेल क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा अपन का, तो तेल क्षेत्र हो जाएगा डिगबोई। कौन सा हो जाएगा, तेल क्षेत्र डिगबोई। मेरे से अभी ये रेल क्षेत्र बुलामा आ गया आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिगबोई तेल क्षेत्र। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को, तो ठीक है, तो जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्पष्टीकरण अपन कोई करते हैं, स्पष्टीकरण अपनी बात रखने का अधिकार, तो ये जो मौलिक अधिकार अपन को दिए गए हैं ये किस समिति की सिफारिश पर दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं अपन के सरदार सावरन सिंह समिति। कौन सी हो जाएगी, सरदार सावरन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है। तो क्रिकेट कौन सा पुरुष, आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है, जो 2024 की बात कर रहा है, तो वो चुना गया है किसको, तो वो चुना गया पैट कमिंस। किसको, पैट कमिंस को चुना गया है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट हो जाएगा कौन से देश में के, तो कौन से देश ने समुदाय विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन मालदीवियन रुपयों के योगदान किया है। तो 100 मिलियन मालदीवियन रुपया, क्या हो जाएगा, रुपया नहीं है, रुपया का योगदान किया गया है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा, वो तो वो रहने वाला है भारत। ठीक है, तो रुपया है, इसका योगदान किसको, 100 मिलियन मालदीवियन रुपयों का योगदान किया गया है, किसके लिए, समुदाय विकास परियोजना के लिए, तो वो किया गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए किस देश को यूएस 200 मिलियन क्रेडिट लाइन की घोषणा की गई है। तो 200 मिलियन क्रेडिट लाइन की घोषणा की गई है, तो वो की गई है किस देश को, तो वो हो जाएगा केन्या को। किसको किया गया है, केन्या को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा किस सरकारी बैंक का लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है, तो वो किसका कर दिया गया, वो कर दिया गया अपन का शंकरराव पुजारी नूतन नागरी बैंक सरकारी बैंक लिमिटेड। क्या हो जाएगा, शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सरकारी बैंक लिमिटेड का। नेक्स्ट हो जाएगा उनका अपन का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का जो मेजबान शहर है वो कौन सा था। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है, तो वो की गई थी किसके द्वारा, तो वो इंदौर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, इंदौर के द्वारा की गई थी। स्वच्छ भारत के अंतर्गत सबसे पहले स्वच्छ शहरों की सिटियों के अंतर्गत आया है कौन सा, 3 बार, तो वो इंदौर आ चुका है। ठीक है, स्वच्छ शहरों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नवंबर 2023 में बैंक ऑफ अमेरिका BOFA द्वारा आयोजित फंड मैनेजर सर्वेक्षण FMS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसके अंतर्गत, एक तो होगा BOFA, तो BOFA, इसके अलावा अपन बात करें तो वो हो जाएगा FMS के अनुसार। तो इन दोनों के अनुसार क्या है, तो वो क्या एशिया में पैसिफिक क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो वो रहा है कौन सा, तो वो रहने वाला अपन का कौन सा, जापान। कौन सा रहा है, जापान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को 54वें IFFI, तो IFFI में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वह कौन से देश के अभिनेता व फिल्म निर्माता थे, कौन से, माइकल डगलस। तो माइकल डगलस हैं वो किसके देश के थे, तब वो हो जाएंगे यूएसए के। किसके हैं, यूएसए देश के क्या थे, फिल्म निर्माता थे और अभिनेता थे। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र में उनके अंदर का जो आंगनबाड़ी बनाई गई है, तो उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो उनका प्राथमिक उद्देश्य अपन का कमजोर जो समूहों को क्या है, पौष्टिक भोजन वितरित करना। जो कमजोर या क्या है, गरीब तबके के जो लोग हैं जिनके बच्चों को क्या है अच्छे तरीके से खाना नहीं दे पाते हैं जिनके फैमिली में, और अच्छे तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुपोषण का शिकार ना हो जाए, इसलिए कमजोर समूह के जो बच्चे होते हैं उनको पौष्टिक भोजन वितरित करने के लिए क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है राजस्थान के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, तो 4 कितने नंबर का किया गया, 4 नंबर का, के अनुसार राजस्थान में 20 से लेकर के 24 वर्ष की आयु की कितनी प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानून आयु से पहले हो गया है।
तो 18 वर्ष से जो कम की आयु की जो महिलाएं हैं उनका विवाह हो चुका है, ठीक है, 18 वर्ष से पहले। तो राजस्थान के वो कितने हैं, कितनी प्रतिशत हैं, तो कितनी प्रतिशत महिलाओं का विवाह हुआ है, वो हुआ है अपन के 35%। तो 35% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह अपन के 18 वर्ष की आयु से पहले हो चुका है और राजस्थान में, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस सांस्कृतिक आयोजन में अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तो बाल विवाह को जो हिस्से हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, अनुष्ठानों के रूप में शामिल किया गया है। तो कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वो किया गया मौसर समारोह में, ठीक है। किसके अंतर्गत, मौसर समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया है। मौसर बोलते हैं अपन मृत्यु भोज को, मर्सिया भोज को अपन बोलते हैं मौसर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित है। तो विशेष रूप से किसके, बाल श्रम, जो बच्चों से श्रम करवाया जाता है उसकी रोकथाम के लिए भारत के द्वारा कौन सा कानून लागू किया गया था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो किया गया बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, तो वो रहने वाला है, लॉकडाउन के दौरान सरकारी विभागों के बीच सूचना प्रवाह के संबंध में उठाया गया प्राथमिक मुद्दा क्या है। तो लॉकडाउन, जब अपन का लॉकडाउन 2020 में लगा था मार्च महीने के अंतर्गत, तो तब से 2 बार लॉकडाउन लग चुका था अपन के इंडिया के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत जो सरकारी विभागों के बीच में जो सूचना का जो प्रवाह होता था ना, तो उसके संबंध में उठाया गया जो पहला कदम क्या उठाया गया था उनके द्वारा सूचना के लिए, तो वो उठाया गया कौन सा, तो वो हो जाएगा अपन का समन्वय की कमी के कारण कार्यान्वयन में देरी, ठीक है। तो समय की कमी के कारण, समन्वय की कमी के कारण उनमें क्या है, तालमेल नहीं बैठा था, उसकी कमी के कारण क्या है, जो कार्य क्रियान्वयन के कार्य किए जा रहे थे, नियम योजना लागू की जा रही, तो उनमें क्या है, देरी हो रही थी, अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से क्या घरेलू हिंसा है, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम का नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत में, मतलब के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, वो आपसे पूछा गया है। अपन बात करें, पहला है भावनात्मक दुर्व्यवहार, क्या है, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुरुपयोग करना, वो भी है। इसके अलावा शारीरिक शोषण करना, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में क्रमशः कितनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उदयपुर और डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो अपन के इन 2 जिलों के अंतर्गत आंगनबाड़ियों की संख्या आपको बता दें, तो अपन की बात करें सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर डूंगरपुर है ना, इसके अंदर 2149, क्या 2149, मतलब एक कम 50, मतलब 2150 होने वाला है, एक कम घट रहा बस उसमें। उदयपुर की बात करें तो 2997, 3 कम मतलब 3000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट योजना का उद्देश्य क्या है। तो फ्री स्मार्ट योजना है ना, इसके अंतर्गत आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके जस्ट पेपर पहले वाले पेपर में हमने जिसको डिस्कस किया उनके अंतर्गत, तो उनके अंतर्गत भी आपको लखपति दीदी योजना, उसके अंतर्गत से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है पहले भी। तो अपन बात करें, स्मार्टफोन की बात चल रही है, तो अपन बात करते हैं, तो वो हो जाएगा अपन का महिलाओं को ऑनलाइन जोड़ने और शिक्षित करने के लिए स्मार्टफोन की योजना क्या चालू की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, लखपति दीदी योजना के तहत में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है। तो प्रशिक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा हो जाएगा, जो लखपति दीदी योजना के तहत में दिया गया है, तो उसके अंदर लखपति दीदी योजना के तहत में वो दिया गया है, प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ही क्या है, तो वो रहने वाला है अपन का कौन सा, कौशलों का विकास करना। तो क्या है, महिलाओं के कौशलों में विकास करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मोबाइल योजना 2023 का उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो सीएम अशोक गहलोत थे, उसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा, और अशोक गहलोत कौन सी सरकार के थे, तो वो थे कांग्रेस सरकार के, तो उनके द्वारा जो योजना चालू की गई थी, तो उसके अंतर्गत छात्रों को मुफ्त क्या है, लैपटॉप प्रदान करना, क्या है, एक तो लैपटॉप प्रदान करने की भी योजना चल रही है, स्कूटी की भी योजना चल रही है। अपन से पूछा गया, मुख्यमंत्री मोबाइल योजना 2023 का उद्देश्य है ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन प्रदान करना, ऑनलाइन कनेक्टिविटी के लिए महिलाओं को क्या है, मुफ्त में मोबाइल प्रदान करना, और इसके अंतर्गत डेटा भी फ्री में दिया जा रहा था। 3 साल की वैलिडिटी रखी गई थी कि 3 साल से पहले इसको अपन क्या है, बेच नहीं सकते इस फोन को, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, लड़कियों की शिक्षा के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना का क्या महत्व है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना भी उन पेपरों में भी पूछी गई है। आपको पेपर में से क्वेश्चन सेम जगह से उठाए गए हैं, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजेस किया गया बस। अपन बात करें नेक्स्ट की, तो लड़कियों
की शिक्षा के लिए लाड़ू प्रोत्साहन योजना का क्या महत्व है? तो लाड़ू प्रोत्साहन योजना का महत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो वो महत्व है, इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, लड़कियों के लिए उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना, इसका क्या है उद्देश्य है। नेक्स्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशनों के लिए कौन पात्र है? तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशनों के लिए कौन व्यक्ति है जो योग्य माना जाएगा? तो वो बात करें अपन, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा, राजस्थान में रहने वाली जो 18 साल से अधिक की कोई भी महिला है ना, उसको अपन क्या है मुफ्त में क्या है नारी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जो कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के तहत में जो मुफ्त स्कूटी के अलावा क्या अतिरिक्त लाभ दिया जाता है? स्कूटी तो दी जाती है और उसके साथ में अतिरिक्त लाभ क्या दिया जाता है? तो अतिरिक्त लाभ दिया जाता है आप उसको क्या है हेलमेट दिया जाता है और बीमा भी किया जाता है किसका, स्कूटी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्कूटी वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले। नेक्स्ट बात करें अपन लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत में जो 12वीं कक्षा में जो प्रवेश पर लड़कियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 12वीं कक्षा में प्रवेश पर लड़कियों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत में, तो वो की जाती है 14,000 रुपए। कितनी की जाती है? 14,000 रुपए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि राजस्थान राज्य बनने के लिए कितने साम्राज्यों और राज्यों का एकीकरण किया गया था? ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण किया गया था, तो उस समय कितने राज्यों को, मतलब पहले थे राज्य किसको कहा जाता था? जैसे रियासत थी तो एक राजा का पूरा राज्य था, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, क्या नाम है, हड़ौती नहीं होगा, ये हो जाएगा ढूंढार वाला क्षेत्र, आमेर वाला। ठीक है, तो ये क्या बड़ी बड़ी रियासत थी, बीकानेर रियासत थी, बूंदी रियासत थी। तो ऐसी इनको मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण किया गया था, और राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरणों में किया गया था। कितने चरणों में किया गया था? 7 चरणों में किया गया था। तो अपन बात करें तो कितने को मिलाकर के किया गया था? वो किया गया था 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतों को मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण किया गया था। इसके अलावा और 7 चरणों में किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो बीकानेर के किस शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी गई है? तो माही मरातिब की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? वो की गई थी राव अनूप सिंह को। किसको की गई थी? राव अनूप सिंह को प्रदान की गई थी। और ये क्या है, बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह। और इसके अंतर्गत चित्रकला का स्वर्णकाल भी किसको कहा गया? बीकानेर के अंतर्गत जो चित्रकला विकसित हुई थी उसका स्वर्णकाल भी अनूप सिंह के काल को कहा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में जहांगीर का महल कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के अंतर्गत जहांगीर का महल आपसे पूछा जा रहा है, तो वो स्थित है किसके अंतर्गत? तो वो हो जाएगा अपन के पुष्कर के अंतर्गत। तो पुष्कर अजमेर के अंतर्गत स्थित है जहांगीर का महल। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का जो लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा किसे समर्पित किया गया है? तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है, तो वो लिखी गई है पश्चिम भारत की यात्रा बुक लिखी गई है एक तो। इसके अलावा द एनल्स एंड एनक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में भी लिखी गई है कर्नल जेम्स टॉड को। इसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? पगड़ी वाले बाबा भी कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड को। इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र, और इन्होंने मंडलगढ़ भीलवाड़ा से राजस्थान प्रवेश किया गया था 1806 ईस्वी में। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, तो वो हो जाएंगे किसको समर्पित किया गया है? तो इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद, उसको समर्पित किया गया मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत, इनके गुरु से मिले थे ये। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपन के राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, और नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कथन पढ़ते हैं फर्स्ट, तो उत्तर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवाओं की दिशाओं के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की क्या है प्रवृत्ति अधिक रही है। अपन दिशाओं की बात करें तो ऊपर हो जाएगी उत्तर, नीचे हो जाएगी दक्षिण, इधर हो जाएगी पूर्व, इधर हो जाएगी पश्चिम। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है उत्तर और पूर्व ये वाला एरिया। ठीक है, इससे और किधर की साइड में जाना? दक्षिण पश्चिम की, इधर की साइड में हवा चलती है, और उससे हवा चलने के कारण क्या होता है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति क्या है अधिक बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मरुस्थल क्या है अपन के पश्चिम में स्थित है, और इधर से इधर की मरुस्थल बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार अपन को किधर से होगा वो भी चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन की बात करें कि तो थार का जो रेगिस्तान है वो एक मानसूनी संचालित रेगिस्तान है, जहां पर हवाओं का कटाव है ना वो एक बड़ी समस्या है। रेगिस्तान के अंतर्गत क्या हवाओं के द्वारा क्या मिट्टी का अपरदन किया जाता है। ठीक है,
तो इसके अलावा गर्मी के दौरान अरावली पर्वतमाला के जो रेगिस्तान में जो प्रसार की क्या है बड़ी समस्या या बाधा है। ठीक है, तो रेगिस्तान के प्रसार की बड़ी समस्या कौन है? अरावली, क्योंकि अरावली जैसे राजस्थान है ये, तो राजस्थान है ये राजस्थान का मैप है और अरावली अपन की इस प्रकार से है। तो राजस्थान के जो अंदर का अरावली है ये इधर मरुस्थल से क्या है, मरुस्थल के प्रसार विस्तार को रोकने का कार्य करती है ये बाधा के रूप में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो वही जो बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है पर्वतमाला के अंदर, अरावली पर्वतमाला है, इसके अंतर्गत क्या है खनन कार्य किए जाते हैं और खनन कार्य किए जाते हैं अरावली के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या है रेगिस्तान के प्रसार को बढ़ावा दे रही है। जैसे अरावली पर्वतमाला की वजह से क्या है विस्तार रखा हुआ है रेगिस्तान का, और जैसे अरावली पर्वतमाला खत्म होती जाएगी तो रेगिस्तान का विस्तार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है। तो आपको क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दे रखा है। लेकिन अपन बात करें तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं हैं, ये जो उत्तर और पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है हवाएं चल रही हैं, ये क्या है मरुस्थल के अंतर्गत मरुस्थल को बढ़ावा या मरुस्थलीकरण की जो प्रवृत्ति अधिक हो रही है ना उसको रोकती हैं, बल्कि प्रवृत्ति को बढ़ा नहीं रही है ये। ठीक है, बल्कि ये क्या है आपका ये बिल्कुल क्या है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का निम्नलिखित खनिज जमा और उनके राज्यों के बीच में कौन सा मिलान सही है। तो पहले खनिज दे रखा उसके बाद में राज्य दे रखा है, इनका मिलान की बात करनी है कौन कौन से सही है। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो दे रखा अपन को जिप्सम और राजस्थान। ठीक है, तो जिप्सम जो खनिज है ये राजस्थान के अंतर्गत से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दूसरा दे रखा ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, और फ्लोर स्पार गुजरात के अंतर्गत, और निकेल उड़ीसा, तो निकेल है वो उड़ीसा के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं, चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपन के जिप्सम का उत्पादन कहां से होता है, राजस्थान के अंतर्गत खनिज निकलता है। फ्लोस्पा का अपन के गुजरात के अंतर्गत से खनिज निकलता है, और ग्रेफाइट है ये अरुणाचल के अंतर्गत से निकलता है, और निकेल उड़ीसा के अंतर्गत। चारों विकल्प आपके क्या है सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चारों विकल्प सही। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों की बात आपसे कर रहा है, तो वो हो जाएंगे 8 स्थल। कितने स्थल हैं? 8 विश्व धरोहर स्थल हैं राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ है। ठीक है, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है ना वो कहां पर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है अपन के भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट है। तो पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट शहर आपसे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा कौन सा, बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के बिल्कुल क्या है निकट रहने वाला है। अपन बात करें पाकिस्तान से सीमा कौन कितने जिले लगाते हैं, तो अपन के पाकिस्तान से सीमा अपन के राजस्थान के एक तो लगाता है गंगानगर, गंगानगर के अलावा बीकानेर, और बीकानेर के अलावा अपन के लगाता है जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा लगाता है बाड़मेर। ठीक है, तो 4 जिले सीमा लगाते हैं। और अपन बात करें 4 जिलों के अलावा आपके गंगानगर वाले इलाके में से अनूपगढ़ भी अब 5 प्रेजेंट में क्या है 5वां जिला, तो अनूपगढ़ भी क्या लगाता है सीमा लगाता है। सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है 401 वर्ग किलोमीटर, वो लगाता है जैसलमेर। और इसके अलावा अपन बात करें सर्वाधिक सीमा जैसलमेर लगाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन तो सबसे ज्यादा दूर मुख्यालय स्थित किसका हो जाएगा, तो वो जैसलमेर का हो जाएगा पाकिस्तान की सीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा मिश्रित कृषि में क्या शामिल है। तो मिश्रित जो कृषि है उसके अंदर क्या चीज शामिल है आपसे पूछी गई है, तो वो हो जाएगा अपन का विभिन्न फसलें उगाना और पशुपालन भी करना। तो फसलें उगाना और पशुपालन करना किसके अंतर्गत आएगा, मिश्रित कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है। तो भारत के अंतर्गत अपन बात करें राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तो भारत के अंतर्गत अपन के राजस्थान की स्थिति किस दिशा में रहने वाली है, तो वो हो जाएगी अपन के उत्तर पश्चिम में। किसके अंतर्गत, पश्चिम देता तो पश्चिम हो जाता, अब उत्तर पश्चिम दे रखी है तो उत्तर पश्चिम के अंतर्गत स्थित है राजस्थान। राजस्थान की स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की जो स्तर की जो सीमा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है। तो राजस्थान की अपन सीमा की बात करें तो 2 भागों में बांटी गई है। एक तो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, क्या हो जाएगी जो पाकिस्तान से सीमा लगा रहा है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, और वो होती है अपन की 1070 वर्ग किलोमीटर। कितनी है, 1070 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान की क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी, अंतरराज्यीय जो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी और गुजरात के साथ में जो अंतरराज्यीय सीमा लगाता है उसकी बात करें तो वो कितनी रहने वाली है, तो वो हो जाएगी अपन की
4850 क्या रहने वाली है 4850। और टोटल बात करें अपन तो 1070 अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय 4850, तो टोटल हो जाएगी 5920। ठीक है, तो 5920 किलोमीटर आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र आपसे पूछा गया है, तो वो रहने वाला आपका कौन सा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें भारत में जो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की अंतर्गत मूंगफली के उत्पादन में भारत के अंतर्गत कौन सा स्थान है राजस्थान का, आपसे ये पूछा गया है। तो वो रहने वाला आपका दूसरा स्थान। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर उत्पादन किया जाता है मूंगफली का राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा हरियाणा का कौन सा एक नवगठित जिला है जिसकी सीमा राजस्थान को छूती है। तो राजस्थान किसका पूछ रहा, हरियाणा का नवगठित जिला, मतलब नए जिलों का निर्माण किया गया हरियाणा का, हरियाणा के अंतर्गत, और वो क्या है सीमा लगाता है नया जिला, कौन सा हो जाएगा। तो वो रहने वाला है मेवात। कौन सा हो जाएगा मेवात। ठीक है, और मेवात अपन के क्या है अलवर वाले क्षेत्र को कहा जाता है राजस्थान के अंतर्गत मेवात, और मेवात क्षेत्र है जो क्या है हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है, और वो लगाता है अपन राजस्थान के साथ में सीमा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं अपन के सरिस्का अभ्यारण्य में। किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो सूखे वेस्टर्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है। तो सूखे वेस्टर्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल आपसे क्या पूछा गया है, जिला पूछा गया है। तो वो रहने वाला है बीकानेर। कौन सा हो जाएगा बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। मुनब्बाकारी जो कला है वो भी बीकानेर की। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है। नागौरी बैल पशुओं की बात करें तो ये भी अपन के नागौर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जो 0 से लेकर 6 वर्ष में सबसे कम बाल लिंग संयोग है। ठीक है, तो 0 से लेकर जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें लिंग अनुपात की अपन से बात कर रहा है, तो सबसे कम पूछ रहा है आपसे, तो कम किसके अंतर्गत रहने वाला है, वो हो जाएगा अपन का झुंझुनू के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजस्थान सरकार का बजट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा विधायिका सभा में किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। तो विधायिका सभा में किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार आती है जब उन्होंने बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में डिस्कस करती है। इसके अंतर्गत अभी प्रेजेंट में अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर आपको बीजेपी के उठाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें 24 क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 फरवरी 2018 को। कब किया गया था, 12 फरवरी 2018 को बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, विधायिका सभा में। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो 2020 में पैकेज के तहत राशन कार्ड धारकों को कौन कौन से लाभ मिलेंगे 2020 के अनुसार। तो वो कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, तो वो मिलेगा एक तो 5 किलो गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, इसके साथ में 1 किलो पसंदीदा दाल। ठीक है, तो 5 किलो गेहूँ या चावल मिलेगा, गेहूँ या चावल में से एक चीज़ मिलेगी। इसके अलावा 1 किलो क्या मिलने वाली है, पसंदीदा दाल है। ठीक है, तो दाल मिलने वाली है 1 किलो, और इसके अलावा 5 किलो गेहूँ या चावल मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है राजस्थान के अंतर्गत, तो वो की गई है अपन के जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर की गई है, जोधपुर के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य बनाया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य बनाया गया था 2024 तक। तो 2024 तक बनाया गया है, वो बनाया गया 5 ट्रिलियन डॉलर का। नेक्स्ट हो जाएगा सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा अधिनियम लागू करने वाला राज्य, मतलब राजस्थान पहला राज्य बना है। ठीक है, तो सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए तो अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, राजस्थान बना है। तो वो अधिनियम कौन सा है, आपसे ये पूछा गया कौन सा अधिनियम है, तो वो रहने वाला सुनवाई का अधिकार अधिनियम। कौन सा हो जाएगा, सुनवाई का अधिकार अधिनियम। राज्य में सबसे बड़ा टावर ट्यूब निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है, तो टायर ट्यूब क्या हो जाएगा, टायर ट्यूब निर्माण कारखाना आपसे पूछा गया है। तो ये रहने वाला अपन के कांकरोल राजसमंद में। कौन सा हो जाएगा, कांकरोल राजसमंद रहने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा उप संभागीय अधिकारी के तहत प्रत्येक तहसील में प्रशासन और राजस्व का प्रशासन कौन करता है। तो किसका,
प्रत्येक तहसील में किसका प्रशासन और राजस्व का प्रशासन कौन करता है, आपसे पूछा गया उप संभागीय अधिकारियों के तहत। ठीक है, तो वो कौन करता है, तो वो करता है अपन का तहसीलदार। कौन करता है, तहसीलदार। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है। बकरी आती है, गोट जिसे बोलते हैं, उसके बालों से जो जूट की जो पत्तियां बनाई जाती हैं, तो पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो रहने वाला है जसोल बाड़मेर में। कहाँ पर रहने वाला है, जसोल बाड़मेर में रहने वाला है। नेक्स्ट हो जाएगा, खादी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो खादी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राज्य मानव अधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग है तो वो सुन सकता है कितने के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा 1 साल के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए जिले स्तर पर चुनाव कौन नियंत्रित व प्रतिबंधित करता है, तो जिले स्तर पर चुनाव कौन नियंत्रित या प्रतिबंधित करता है, तो वो करता है अपन का कौन सा, जिला मजिस्ट्रेट। जिला स्तर पर कौन होता है, जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के कौन से अनुच्छेद के तहत में की जाती है। ठीक है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और किसकी, सदस्यों की नियुक्ति तो कौन से अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुच्छेद के तहत में की जाती है, जो 1993 के अनुसार। तो किसी कौन से अनुच्छेद हो जाएगा, तो वो अनुच्छेद की अपन से बात पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद है, जो 1993 के जो मानव अधिकार आयोग अधिनियम है ना, उसके अनुच्छेद की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा, 22वां अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद, 22वां अनुच्छेद। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य तो वो रहने वाला है, क्या है, मुख्य कार्य, तो प्रशासन का नामांकन ये नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है, तो राज्य अटॉर्नी जनरल है वो कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है अपन के कितने समय के लिए, तो वो क्या है, 5 साल, 6 साल, 3 साल, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। अवधि निर्दिष्ट नहीं है, मतलब अवधि क्या है, निर्धारित नहीं की गई है कि कितने समय के लिए उसको क्या है, नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम कलेक्टर का पद है वो किस समय इसका पद का सृजन किया गया था, निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था 1772 ईस्वी में। कब किया गया था, 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का पद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, तो राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं, तो अपन बात करें तो 140वें क्वेश्चन की, तो पहली बात है जस्टिस NK जैन, ये रह चुके हैं। जस्टिस SS अहलूवालिया, ये भी रह चुके हैं। जस्टिस कांटा भटनागर, ये भी रह चुके हैं। लेकिन अपन क्या है, जस्टिस का मतलब होता है अपन का कौन सा, ये जज, तो जज प्रेमचंद जैन है, ये क्या है, आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग NCDW का उद्देश्य क्या है, तो NCW का उद्देश्य क्या है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो वो हो जाएगा महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी शिकायतों का क्या करना, समाधान करना। अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी शिकायतों को समाधान करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है, किसका, NCW का। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौर ने बेली किशन रुक्मणी जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो बेली किशन रुक्मणी है, यह किस भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है डिंगल शैली में। किस में लिखी गई है, डिंगल शैली के अंतर्गत लिखी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से किसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर विमल शाह। नेक्स्ट हो जाएगा, मेवाड़ के बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मेवाड़ के अंतर्गत जो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। बिजौलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बी फॉर बिजौलिया, बिजपुर विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित में से कौन सा केसरी सिंह बारहट के द्वारा, किसके केसरी सिंह बारहट द्वारा नहीं लिखा गया है, तो केसरी सिंह बारहट के द्वारा पहली बात तो कौन कौन से लिखे गए उनकी अपन बात करें, तो फर्स्ट अपन बात करें दुर्गादास चरित्र है, ये केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया है।
इसके अलावा राज सिंह चरित्र है, ये भी केसी सिंह बारहट। प्रताप चरित्र है, ये भी केसी सिंह बारहट लिखा गया है, बारहट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अपन बात करें रूठी रानी और उसका प्रेम, ठीक है, तो रूठी रानी और उसका प्रेम है, ये अपन के केसी सिंह बारहट के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो रूठी रानी की आपने स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो हम पैसे अभी कभी हम जी के पढ़ाएं आपको, तब आपको कभी इसकी अलग से वीडियो बना देंगे। रूठी रानी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, भटनेर किला किस किले में स्थित है, तो भटनेर किला किस किले में स्थित है, तो भटनेर किला से होकर के एक नदी बहती है घग्गर नदी, और घग्गर नदी कहाँ पर रहकर बहती है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो भटनेर भूपत सिंह भाटी ने बनवाया था, भटनेर किला का निर्माण भूपत सिंह भाटी ने, और हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके संगीत वाद्य यंत्र के माहिर थे, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे वो, आपसे ये पूछा गया है। तो ऐसा कैसा ही क्वेश्चन एक बार इससे जस्ट पहले एग्जाम लगी है, इसकी पुलिस की एग्जाम, उनके अंतर्गत भी पूछा गया है। तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का वायलिन। कौन सा वाद्य यंत्र, वायलिन बजाते थे। राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है, तो मौसर को कहा जाता है अपन का मृत्यु भोज। क्या कहा जाता है मौसर को, तो मौसर को मृत्यु भोज कहते हैं, ठीक है। और मौसर मृत्यु के समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, मरसिया कहलाते हैं। सचिया माता मंदिर की बात, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सचिया माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो सचियाई माता मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा अपन का ओसियाना में। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, सचियाई माता मंदिर ओसियाना में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नाथ द्वारा परंपरा का जो मुख्य तीर्थ स्थल या महामंदिर है वो कहाँ स्थित है, किसका, नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल किसका, नाथ, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। तो ये हो जाएगा अपन का किस जगह पर, तो जोधपुर में। किसमें हो जाएगा, नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल जिसे महामंदिर कहा गया है, वो है अपन के जोधपुर में स्थित, ठीक है। तो आज का ये पेपर पूरा आपका डिस्कस हो चुका है, जो कि आपका चौथे नंबर का पेपर था, जिसके अंतर्गत हमने सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जाम आगामी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। इसी प्रकार के प्रीवियस पेपरों को हम लेकर के आएंगे हमारे इसी चैनल पर, और लगातार तरीके से एक एक करके जो प्रीवियस पेपर को हम सोल्व कराने वाले हैं। पुलिस के पुराने वाले पेपर उनको भी सोल्व कराएंगे। इसके अलावा जितनी भी एग्जाम लगी हैं अपन के 22, 23, 24 में, उन सब के प्रीवियस ईयर पेपर के जो जीके को क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।